नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का एक मैथ्स का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। वैसे तो ये दिल्ली पुलिस का है, लेकिन अदर्स एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगा साथियों। अभी जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और मॉक टेस्ट साथियों ज़रूर करना चाहिए हमें, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में पूरे मैथ्स रिवाइज हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क से, तो इसे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आप समझ सकते हो। देखो कैसे। परवीन में धीरज किसी कार्य को क्रम से 10 व 11 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा साथियों। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रवीण किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। और धीरज कितने में करता है, धीरज करता है जी 11 दिनों में। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों 2 तरीके से बताऊंगा मैं। तो कुल कार्य होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, और 11 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 110। 10 में 11 की मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा, और 11 में 10 की कराओगे तब 110 आएगा। यानी कि प्रवीण की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। धीरज की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है जी। ठीक है। अब आप देखो, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ दिन किया होगा, हमें नहीं पता कितने दिन किया। कह रहा है धीरज जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, जब धीरज 3 दिन पहले चला गया होगा, तो 3 दिन अकेले प्रवीण ने नहीं किया होगा। तो प्रवीण एक दिन में एफिशिएंसी जो है कितनी है उसकी, 11 है। तो 3 दिन में कितना किया होगा उसने, 3 दिन काम कितना किया होगा उसमें। जब एक दिन में 11 तो 3 में 33। ठीक है जी। तब मैं कहूँ शेष कार्य कितना रह जाएगा, तो आप कहोगे सर 110 माइनस 33, ये इन दोनों ने किया होगा। घटाओगे आप, 10 में से 3 गया 7, फिर रहेगा 10 में से 3 गया 7, 77। ये 77 कार्य किसने किया होगा, प्रवीण और धीरज दोनों ने। तो आप ऐसे देखो 77 को दोनों की एफिशिएंसी 11 और 10, 21 से आप डिवाइड कर दोगे। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 3 बार, 7 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 बार। अब 3 से जाएगा ये, 3 तिया 9, 2 बच गए। 3 से ही 2/3 दिन। अब कुल बताना है, यानी कि 3 दिन तो यहाँ अकेले इसने लिए है, धीरज ने, वो प्रवीण ने, और 3 से ही 2 ये। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 से ही 2/3 दिन। 6 से ही 2/3 दिन साथ, इसका आपका आंसर आएगा। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो जैसे सेम है भाई, प्रवीण तो 10 दिन में करेगा, धीरज 11 दिन में, तो कुल कार्य कितना होगा, 110 ही होना है, एलसीएम लेकर ऐसे ही। तो आप ऐसे देखो, धीरज कितने दिन पहले जा रहा है, जो जितने दिन पहले जाएगा, भाई धीरज 3 दिन पहले जा रहा है, तो प्रवीण तो है आखिर के 3 दिन भी लास्ट तक है। तो आप ऐसे समझो, धीरज अगर 3 दिन और कर लेता, धीरज ना जाता छोड़कर, तो 3 दिन और काम करता। एक दिन में 10 कर रहा है, 3 दिन में कितना करता, 30 करेगा, यानी कि 110 तो था ही, 3 और जो जितने दिन पहले जाएगा उसको इतना ही और काम कितना हो जाएगा, 140 हो जाता। कार्य कितना हो जाता है, 140। अब 140 काम कौन करते हैं, ये दोनों, यानी कि 140 को आप 21 से अब इन दोनों के एफिशिएंसी से भाग कर दोगे। 7 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा ये 2 बार। अभी आ जाएगा 20/3, यानी कि 6 से ही 2/3 दिन। आप ऐसे भी दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यही रहा, आयु का है। कह रहा है अलका व राधा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। दिव्या अलका से 2 वर्ष बड़ी है, लेकिन राधा से 5 वर्ष छोटी है, तो राधा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं करना था। देखो दोस्तों क्या दिया है, अलका व राधा, ये अलका हो गई, ये राधा की प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 5:6 है। आपको किसकी आयु बतानी है, देखो राधा की आयु बतानी है। तो आप इसको मात्र 2 सेकंड में भी कर सकते थे। तो राधा की आयु होगी ना, तो 5:6 ना, तो 6 का मल्टीपल होगी। 6 का मल्टीपल देखो आप, इसमें क्या है, 6 से 42, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आंसर दैट्स इट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर, भाई 6 का मल्टीपल आना है राधा, ठीक। अब देखो अगर 6 का ये 42 मान होंगे, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई, 7 की, तो इधर भी 7 की मल्टीप्लाई होगी। 7 पंजे 35। अब कंडीशन सेटिस्फाई करवा नहीं करवा लो। कह रहा है दिव्या अलका से 2 वर्ष बड़ी है, दिव्या अलका से 2 वर्ष बड़ी है, इससे 2 वर्ष बड़ी, इसमें 2 जोड़ दे कितना हो जाएगी वो 37। अब देखो लेकिन राधा से 5 वर्ष छोटी, देखो इनमें क्या 5 का अंतर है कि नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई भी हो गई, कंडीशन सारी सेटिस्फाई है। देखो दोस्तों नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, लाभ हानि से है ये। इसमें आप 2-3 कंसेप्ट समझोगे, 2-3 बातें आपको सीखने को मिलेगी इसमें। क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता ने 2 टीवी, एक 10% लाभ पर व दूसरा 10% हानि पर बेचा। यदि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान हो तो कुल सूदी पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में, अगर 2 वस्तुएं, वो कुछ भी हो, टीवी हो, कुछ भी हो, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बेचने वाला मूल्य, देखो यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, समान यानी कि इक्वल है,
और एक को 10% लाभ, एक को 10% हानि पर बेचा है तो हमेशा क्या होगी दोस्तों, हानि ही होगी। आप नोट कर लेना, अगर विक्रय मूल्य दो वस्तु के समान है, एक को x% लाभ और दूसरे को x% हानि, तो हमेशा क्या होनी है, हानि होगी। और हानि प्रतिशत क्या होगी, वो x × x अपॉन में 100, ये हानि प्रतिशत होगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि, तो जब विक्रय मूल्य समान है तो भी मैंने क्या बताया है, हानि ही होगी। कितनी, 10, x की जगह भी 10 है और दूसरा भी कितना है, वो 10 है, 10 × 10 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 1% की हानि आ जाएगी दोस्तों ये। ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे कह दे आपको कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो फिर क्या हानि कितनी होगी, 20 × 20 बट्टे में आप क्या कर दोगे, 100, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 × 2 4% हानि। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य ना कह दे, क्या कह दे, क्रय मूल्य समान कह दे, फिर देखो दोस्तों आंसर बदल जाएगा। आप नोट कर लेना, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक को x% लाभ, दूसरे को x% हानि, यानी कि जितना % लाभ उतने % हानि पर बेचोगे, अगर क्रय मूल्य समान होगा तो न लाभ होगा न हानि, फिर आंसर क्या आ जाता है आपका उस कंडीशन में, न लाभ न हानि। ठीक है। विक्रय मूल्य समान की कंडीशन में दो ये लगा देते बच्चे, न लाभ न हानि, तो वो गलत हो जाता है, तो क्या आएगा इसमें, हमेशा हानि। दोस्तों नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, औसत का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक परिवार का पहले 4 माह का औसत खर्च कितना है, 2570 रुपये। अगले 3 नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना है एक्सपेंडिचर उसका, 2490 है। और नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए कितना है, 3030 रुपीज़ है। परिवार की पूरे वर्ष की मासिक औसत आय बतानी है आपको, यदि पूरे वर्ष की बचत कितनी है, 5320 रुपये है। अच्छा, आपसे अगर मैं कह रहा हूँ आय क्या होती है, आय इनकम, भाई आय होती है खर्च प्लस बचत, भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कितने खर्च करो कितने बचत, ये आपकी इनकम होती है। ठीक है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ, औसत क्या होता है, औसत आप कहोगे योग अपॉन में, भाई आंकड़ों का योग बटे संख्या, या फिर आप कहोगे योग बटे में संख्या होती है औसत दोस्तों। ठीक है। अब अगर मैं टोटल इनकम निकालूंगा, टोटल इनकम निकालो, देखो 4 माह के औसत कितना है, 2570 है, तो 4 महीने में, एक महीने की है ये औसत हो गया एक का, तो 4 की कितने हो जाएगी आप कहोगे, 4 × 2570। 3 महीने का औसत ये है तो कितना हो जाएगा, या 3 महीने का टोटल 2490 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 5 महीने का एवरेज कितना है, 3030 है। ये आ गया खर्च। तो आपको आय बतानी है, आप बता दो, ये खर्च आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बचत और जोड़ेंगे, बचत यानी कि 5320 और जोड़ना पड़ेगा आपको ये, तब आपकी टोटल इनकम आ जाएगी दोस्तों। अब पहले आय निकालते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 400 4 7 28 2 4 5 20 और 2 22 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया 10,280। ठीक है। इसको जोड़ेंगे ऐसे ही, जीरो ऐसे लगाएंगे, 3 27 2 3 चौक 12 2 14 1 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया इसका। ठीक है जी। अब ऐसे ही इसमें देखे होगे आप, एक जीरो ऐसे लगाएंगे, 5 3 15, फिर 1 5 3 15, 15,150 ये आ गया, और ये 5,320 है दोस्तों। अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो आप देखो, इकाई के अंक इकाई में जोड़ोगे, यहाँ पे जीरो में जीरो जीरो आप ऐसे ही आएगा, फिर जोड़ेंगे दहाई में, 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 की जीरो, 1 से 20 की जीरो हासिल लगे 2 आपके, फिर 3 और 1 4 और 4 8 और 10 और 2 12 हासिल 1 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 वो 18। ठीक है। हासिल 1 1 और 1 2 और 1 क्या आ जाएगा 3। ये आपकी दोस्तों पूरी इनकम आ जाएगी। देखते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं, 1 मिनट चेक करते हैं।
देखते हैं दोस्तों, चेक करके एक बार। 0 तो ऐसे आना है, 2 और 5 7 7 14 14 8 22, सॉरी भाई ये 22 हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका टोटल इनकम आ गई, ये आपकी पूरे साल की इनकम आ गई हमारी। और हमसे बताना है मंथली औसत बताना है। अब ये पूरे साल की जब इनकम है तो औसत क्या होता है, योग अपॉन में संख्या। तो ये तो टोटल आ गई। अगर आप इसको औसत निकालोगे यानी कि 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब 12 से जाएगा, 12 तिया 36, 2 बच गया, फिर 12 एकन 12। अब देखो ये आ गया, देखो ऑप्शन से ही 3185 आंसर आ जाएगा। पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 3185 का दोस्तों एवरेज इनकम आ जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके सामने यही रहा, औसत का ही है ये भी। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी यात्रा की औसत चाल बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आजकल आता है और इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती भी करते हैं। क्या कर देते हैं, अभी 60 से जा रहा है, 40 से आ रहा है, औसत पूछा है तो 60 40 100 2 से भाग कर दे 50 50 आंसर लगा दे, वो गलत है। लेकिन देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप घर से ऑफिस गए हो या घर से स्कूल गए हो, एक्स की चाल से जा रहे हो और आ रहे हो वाई की चाल से, तो औसत चाल एवरेज स्पीड आपकी, एवरेज स्पीड एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस में y, ये आपका औसत चाल होता है। अब देखो किस चाल से जा रहे हो, 60 से, वो x हो जाएगी 2 गुना 60, आ किससे रहे हो 40, और दोनों का जोड़ x प्लस 40 यानी कि 60 प्लस 40 100, 2 0 से 2 0 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी एवरेज। ये करना था, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अगर डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है साथियों, तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे साथियों। तो आप ऐसे देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। स्टार्टिंग में जो अनुपात कितना था, प्रारंभ में अनुपात था 2:3:5, ये आपका अनुपात था। अब कितना है, कब भला, अब का मतलब कब, जब प्रत्येक कक्षा में 20 आ गए तो फिर हो गया 4:5:7, या फिर नया समझो इसको, ये कब हुआ है, जब प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़े हैं। इस कक्षा में भी 20 बढ़े, इस कक्षा में 20, इस कक्षा में 20। तो आप ये देखो कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, ये 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ा है, 3 से 5 हो गया, ये भी 2 बढ़ा है, 2 से 4 हो 2, तो हर कक्षा में 2 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 2। तो 2 तो, लेकिन ये कितना कह रहा है, 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दे, 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो प्रारंभ में बताना है कुल कितने थे, प्रारंभ में कुल, तो प्रारंभ में कितने थे, 5 और 3 8 और 2 10, कुल प्रारंभ में कुल कितने थे दोस्तों, 10 थे। और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक यूनिट की, कितना आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आ जाएगा। भैया जोड़ दिए, प्रारंभ में कुल 5 3 8 और 2 10, जब एक यूनिट 10 है तो 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 100 साथियों। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक हम नोट करो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो दोस्तों, आपके सामने ये रही, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको समझते हैं। 7 वाला ये है, 7 के प्रथम 13 गुणांकों का औसत बताओ। अब देखो एक तो तरीका क्या है, 7 × 7 7 × 14 7, ऐसे 13 गुणांक लेने हैं, उनको जोड़ना है, फिर कितने हो जाएंगे, 13 से भाग करना है। या फिर आप ऐसे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसके कह रहा है, किसके गुणांक, 7 के, उसको ऐसे लिख लेंगे 7 के, या फिर जो भी कहेगा 7 के कितने गुणांक है 13, उसमें 1 बढ़ा देंगे, 13 1 14 और बटे में 2, ये 7 7 कितना आ जाएगा 49 इनका औसत आएगा। मैंने कहा है संख्या जो भी है, जिसके भी गुणांक कहेगा, संख्या गुणा गुणांक में क्या कर देना, 1 जोड़ देना और 2 से भाग, यही आपका औसत आ जाएगा यहाँ पे। डन है साथियों, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 26,130 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है कि ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है दोस्तों। कोई धन होगा वो प्रिंसिपल आपको बताना है, ये ब्याज नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो 5% की दर से 6 वर्ष में इतनी हो गई, तो भाई कोई प्रिंसिपल होगा, कोई मूलधन होगा, और हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल क्या था 100 था दोस्तों, तो 100 अगर है तो 5% की दर का मतलब है 1 साल का ब्याज 5, 1 साल का ब्याज कितना 5, अगर 4% की दर होती तो 1 साल कितना होता था 4। जब 1 साल का ब्याज 5% की दर से 5 होगा तो 6 का कितना हो जाएगा आपका, होंगे 56 30, तो ब्याज हो गया 30 6 वर्ष का,
5% की दर से। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा दोस्तों 130 मिश्र धन। अब 130 दिया कितना है, मिश्र धन को मिश्र धन से डिवाइड कर देंगे, 26,130, 130 से डिवाइड कर दिया और इंटू में क्या करो 100 से आप क्या कर दो भाग कर दो, वो सॉरी 100 की मल्टीप्लाई जो पूछा है ना मूलधन बताना उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, मिश्र धन को मिश्र धन से डिवाइड कर दिया जो, और जो पूछा उसकी मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0, 13 दूनी 26, ठीक, एक उतारोगे चलेगा नहीं, फिर ये उतारोगे तो 0, 13 एकन 13, भाई 201 आना है और 2 जीरो, यानी कि 201 और 2 जीरो चिपकाऊंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 20,100, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो मूलधन क्या था 20,100 था दोस्तों। नोट करो तब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपने ही पढ़े होंगे तो आपको नीचे से इनको सोल्व करते फिर ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अच्छी इसकी ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप जैसे कर लोगे। यहाँ पे देखो ये क्या नंबर लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे, 2/3 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 2 और 3, लिख लिया साथियों। भाई 2/3 है तो 2 पहले 3 बाद में। फिर देखो कितने प्लस है, 1 2 3 4, कितने प्लस है 1 2 3 4, इतने 1 2 3 4। अगर माइनस होता तो माइनस गिन लेते, 1 2 कितने माइनस होंगे वहाँ पे। अब करो का सिर्फ कुछ मत करो, इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21 होते हैं। बस इसको जो लास्ट में आ गया और उससे पहले वाले को डिवाइड, यानी कि 21 है लास्ट में और उससे पहले क्या है 13, 21/13, ये इसका आंसर आएगा साथियों, 21/13। आप डिटेल में भी इसको कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, 9 8 6 7, ऐसे इसको डिवाइड करना है 16 से, आपको शेषफल बताना है। तो ये दोस्तों किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, कैसे कभी अभी इसका मोबाइल नंबर है, ये एक संख्या है, इसको 16 से डिवाइड करना है, शेषफल बताना है। एक तो तरीका क्या है डिटेल कि इसको पूरे को लिखूंगा, 98 को भी करूँगा, इसको भी ऐसे शेषफल बताते रहूँगा। आपको इसमें करना है सिर्फ 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो इसमें आपको लगाना है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, कि 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है आपको पता होना चाहिए। 16 से देखने के लिए सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल की मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे मैथ्स की एक प्ले लिस्ट है, उसमें देखोगे डिविजिबिलिटी रूल सभी की डिटेल में बनाई हुई है, कोई संख्या किसी नंबर से कब कटती है, 16 32 64 बड़े बड़े नंबर से। अब आपको 16 से करना है इसको, तो इस पूरे नंबर को नहीं, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट आपको देखनी है। 4 डिजिट क्या आपकी 14 और 15 है, तो आप 14 और 15 को ही कर दो बस 16 से। जब आप करोगे तो आप देखो 141 है, 16 का नंबर 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 से 8 बार, 16 अट्ठे 128, ठीक है। 11 में से 8 गए 3, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गए 1, फिर उतार लिया 5 का, ठीक है। फिर 135, 16 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, 16 अट्ठे, फिर आपको सर 128, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2 में से 2 0, तो शेष पर कितना आ गया दोस्तों आपका, ये 7 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका इसका आंसर होगा साथियों। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 आपके सामने ये रहा, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 हो, वह उनका में से कितना हो 12, तो पहली संख्या व तीसरी संख्या का अंतर बताना है। इजी क्वेश्चन है वो दोस्तों काफ़ी। 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो थर्ड, इनका अनुपात कितना है 2:3:4 है। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका में से पता हो तो डायरेक्ट संख्या क्या होती है, अनुपात में से की मल्टीप्लाई कर दो जी। क्या करूँगा, अनुपात ये है और में से कितना है 12 है, 12 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 दूनी 24, इसमें करोगे 12 तिया 36 याद आएगा, 4 में करोगे 12 चौक 48। आपको पहली और तीसरी, ये पहली है और ये तीसरी, इनका अंतर बताना, कितने का अंतर है 24 का, तो 24 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आपको कहता है सबसे बड़ी कितनी है 48, सबसे छोटी कितनी है ये 24 है, बीच वाली कौन सी है 36 आ जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके सामने ये रहे, देखो अच्छे क्वेश्चन हैं और बड़े ईजी भी है। अंडर रूट में 0.01, अंडर रूट में ये 0.81, ऐसे इनका सम बताना है आपको। और 13 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्क्वायर रूट में या फिर स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है। स्क्वायर देखो यहाँ पे अंडर रूट में कितने हैं 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो बाहर कितने रह जाएगा 1 रह जाएगा, 2 का 1। अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे भी देखो ये कितना है, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं अंडर रूट में 2 है, तो बाहर 1 रह जाएगा। 81 का क्या होता है 9, यानी कि आ जाएगा 0.89।
ये 121 मानो आप इसको, 2 डिजिट है ना बाहर, तो 21 का होता है 121, 11 का 2 डिजिट है तो बाहर एक रह जाएगा 11 में, यानी कि 1.1 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये देखोगे यहाँ पे 2 और 2 4 है, 9 किसका होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 4 अंक है ना, अब अंडर रूट से बाहर 2 रह जाएंगे 0.03। अब दोस्तों आप सभी इसको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे आप 3 तो आना ही है यहाँ पे 3, फिर ये भाई 0 लगा लेंगे ना यहाँ, एक 0 लगा के ऐसे 2 बना देंगे। अब देखो 1 और 9 10 और 1 11, भाई 3 आना है, 11 का 1, फिर हासिल 1 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2.13 साथियों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 5.76 बार व 2.3 पे बार है यहाँ पे का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है साथियों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, रिकरिंग नंबर रिपीटेशन वाला। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, डिटेल में वीडियो बनाई थी जब मैथ्स के क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सब्सक्राइब करके चैनल को आप वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों, रिकरिंग नंबर वाली। तो पहली तो बात, आप इसको बिना किए ही भी कर सकते हो। जैसे अगर आप देखो कितने अंक पर बार है, यहाँ 2 पर, यहाँ पर कितने पर 1 पर, तो जब अंतर या सम पूछे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जितने मैक्सिमम अंक पर बार है, भाई यहाँ 1 अंक पर है, यहाँ 2 पर, तो आंसर में 2 अंक पर बार आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 अंक पर बार है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे 1 अंक पर बार है, ये नहीं आएगा। ठीक है। अब आप देखो कॉमन सेंस से 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे तो 5 ही आ रहा है, तो ये भी ना आना, भाई 5 में से तो कुछ कम आना चाहिए। 2 अंक पर बार इस पर भी है, 2 अंक पर या ये 5 में से घटाओगे कुछ तो कम आएगा, यानी कि 3 पॉइंट, ये आना आंसर इसका। कैसे डिटेल में आप ऐसे समझ सकते हो, देखो 5.76 बार, यानी कि 5.7676, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ऐसी जैसे ये है 2.3 पर बार है, इसको लिख सकते हो 2.3333, ये ऐसे बार लिख सकते हो। घटाना है तो घटा दो, देखो 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3 दोस्तों। अब ये ऐसे ही बढ़ने हैं ना, ये भी बार बार रिपीटेशन है ऐसे ही, तो 4 3 4 3 आएगा, यानी कि 3.43 बार बार आना है, 4 3 4 3, तो 4 3 पर बार लगा देंगे। ये डिटेल में आप इसको समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है साथियों, आप नोट करो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोस्तों आपके सामने ये रहे, 14 और 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा दोस्तों। अब देखो परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ये होती है, 3 गुनी करनी है, भाई ये तो कांस्टेंट है, 2π तो एक फिक्स वैल्यू होती है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। 3 गुनी कब होगी, जब त्रिज्या में 3 गुना कर दो, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुनी हो जाएगी। परिधि 3 गुनी करने का मतलब है दोस्तों त्रिज्या ही 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3r रेडियस हो जाएगी। अब उसका कह रहा है एरिया बताना है, एरिया क्या होता है πr², क्या होता है दोस्तों πr²। अब देखो पाई नया तो हो जाएगा, पहले r अगर थी तो पहले एरिया πr², तब कितना हो जाएगा π3r², 3r इसका स्क्वायर करोगे आप, ये हो जाएगा π3 का 9 और r², पहले π² था, अब कितना होगा 9πr²। अब देखो पहले πr² था, अब 9πr² है, तो कितने गुना हो गया 9 गुना। अगर त्रिज्या 9 गुनी हो जाएगी तो भी 9 गुना हो जाएगा, अगर परिधि 3 गुनी हो जाएगी तो भी क्षेत्रफल 9 गुना ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आपके सामने ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपके मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन ये है आपका 0.4 पे बार का वर्गमूल बताना है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी बच्चे गलती भी करते हैं। 0.4 पे बार का वर्गमूल आपको बताना है, रिकरिंग है। अब देखो ये बार हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया कि 9 से भाग कर देंगे। 1 अंक पर बार है तो 1 नीचे 9 ले आएंगे, इसका क्या निकालना वर्गमूल, भाई इसका वर्गमूल निकालना था ना आपको। ठीक है, तो अपॉन में 9। अब आप देखो कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2 और 9 का कितना होता है 3। अब 2/3 कितना होता है 0.666 ऐसे ही, यानी कि 0.666 का रिपीटेशन हो 6 बार है, तो 0.6 पे बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका वर्गमूल आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों एग्जाम में। आप इनको सीरियस होकर सारे क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से वीडियो बैक करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।